Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। के अदर रिलेटेड न्यूज़ में देखेंगे मियावाकी फॉरेस्ट। अ डेंस फॉरेस्ट क्रिएटेड इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड यूजिंग मियावाकी मेथड हैज़ अचीव 93% सक्सेस रेट। अब मियावाकी मेथड क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन टेक्निक है डेवलप्ड बाय जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी based on potential natural vegetation concept. It deals with regeneration of forest by closely planting a variety of tree species best suited for specified locality. ठीक है, फिर बेनिफिट्स क्या क्या है? हाई ट्री डेंसिटी, मिटिगेशन ऑफ नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन, हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब बेनिफिट्स हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी है, रिसोर्स इंटेंसिव है और नॉट सुटेबल फॉर ऑल लोकेशंस। ठीक है, फिर आते हैं अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स में। तो इसमें क्या है? रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रिलीज़ की है गाइडेंस ऑन अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स OECM पे, रिपोर्ट ऑन कंजर्विंग लैंड वाटर कोस्टल एरियाज थ्रू OECMs। अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो जोग्राफिकली डिफाइंड एरिया होता है ये अदर देन प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, इट इज़ गवर्नड और मैनेज टू अचीव सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म आउटकम्स फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। क्या चीज़ के लिए? इन सीटू कंजर्वेशन के लिए ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद एसोसिएटेड इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज एंड वेयर एप्लीकेबल कल्चरल, स्पिरिचुअल, सोशो इकोनॉमिक एंड अदर लोकली रिलेवेंट वैल्यूज। एरियाज दैट आर ऑलरेडी established as protected area or lie within protected area should not also be identified or reported as OECM। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है उनको OECM नहीं बताएंगे। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है, कैन बी गवर्नड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट ग्रुप दैट इज NGO, इंडिजीनियस पीपल्स, लोकल कम्युनिटीज और इन अ शेयर्ड अरेंजमेंट। OECM's term first appeared in 2010 within Aichi biodiversity targets established by CBD. At COP14 in 2018, CBD adopted its official definition. ठीक है, फिर आते हैं हम वेटलैंड्स, कोस्टलैंड एंड ओशियंस में। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं। स्टडी हाईलाइटेड दैट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में देखेंगे तो देज आर एसेंशियली अ प्लेस इन द ओशियन वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड दैन सराउंडिंग वाटर्स। तो एनविस ने बोला है कि आसपास के एरिया से ज़्यादा रेगुलेटेड होता है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। गिवन स्पेशल प्रोटेक्शंस फॉर नेचुरल और हिस्टोरिक मरीन रिसोर्सेज बाय लोकल, स्टेट, टेरिटोरियल, नेटिव, रीजनल और नेशनल अथॉरिटीज़। सिग्निफिकेंस क्या है? रिजर्वॉयर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, शील्ड्स मरीन स्पीसीज फ्रॉम वेरियस थ्रेड्स, रेफरेंस साइट्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नेचर बेस्ड कंजर्वेशन एंड टूरिज्म और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। फिर चैलेंजेस की बात करें इन कंजर्वेशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज तो इसमें क्या होगा? डिफिकल्टीज़ इन एनफोर्सिंग रेगुलेशंस होंगे, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सटेंशियल रिसोर्सेज, इम्पैक्ट लाइवलीहुड ऑफ लोकल फिशिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, फिर ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसमें प्रोटेक्ट करना है 30% ऑफ द प्लैनेट्स ओशियंस एंड लैंड बाय 2030। फिर एग्रीमेंट ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस, हाई सीज ट्रीटी। फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में कौन कौन से? गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में, फिर लोथियन आइलैंड वेस्ट बंगाल में और गहीर माथा उड़ीसा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने अप्रूव किया है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान फॉर 10 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। कहाँ के लिए? केरला के लिए। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है जो डिज़ाइन किया गया है मैनेज एंड रेगुलेट करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कोस्टल एरिया में।
कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, जोनिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो जोनिंग में आता है दे डिवाइड द कोस्टल एरियाज इनटू डिफरेंट जोन सच एज नो डेवलपमेंट जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये सब। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन में है टू कंसिडर द ओपिनियन एंड वरीज ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। अप्रूवल ऑफ कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान इज अ प्री कंडीशन फॉर द स्टेट्स to make coastal regulation zone notification 2019 applicable and avail relaxed norms under it। ठीक है, रिलैक्स नॉर्म्स हो जाना चाहिए। फिर CRZ की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ द कंट्री एंड द वाटर एरिया अप टू इट्स टेरिटोरियल वाटर लिमिट एक्सक्लूडिंग द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप एज CRZ। तो CRZ की तरह डिक्लेयर कर देते हैं। फिर MOEFCC अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 issued the first CRZ notification in 1991. Subsequently, CRZ was noticed in 2011, further superseded by CRZ 2019. तो अभी टेबल में देखो CRZ 1A 1B में क्या क्या है। तो 1A में है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया लाइक मैनग्रोव्स, कोरल्स, कोरल रीफ, सैंड ड्यून, सैंड मार्शेस एक्सेट्रा। फिर 1B में है इंटरटाइडल जोन, एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन। CRZ 2 में है डेवलप्ड एरियाज अप टू और क्लोज टू शोर लाइन विद इन द एग्जिस्टिंग म्यूनसिपल लिमिट्स और द अदर एग्जिस्टिंग लीगली डेजिग्नेटेड अर्बन एरियाज। फिर CRZ 3A में है एरिया विद पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर। CRZ 3 में एरिया अप टू 50 मीटर्स फ्रॉम हाई टाइड लाइन ऑन द लैंडवर्ड साइड ईयर मार्क्ड एज नो डेवलपमेंट जोन प्रोवाइडेड द CZMP हैज़ बीन अप्रूव्ड। 3B में क्या है, CRZ 3 के एरिया विद पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे एरिया अप टू 200 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन ऑन द लैंडवर्ड साइड शैल बी ईयरमार्क्ड एज नो डेवलपमेंट जोन। और 4 में क्या होगा, कंस्टिट्यूट द वाटर एरिया एंड शैल बी फर्दर क्लासिफाइड एज 4A एंड 4B। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट है वेटलैंड एक्रीडिएटेड सिटीज़। Recently, Indore and Udaipur became the first two Indian cities making global list of 31 accredited wetland cities under Ramsar Convention on Wetlands। ठीक है, तो ये ग्लोबल लिस्ट में है 31 एक्रीडिएटेड वेटलैंड सिटीज़ के। 6 क्राइटेरिया दिए गए हैं, ये क्राइटेरिया हमारे उतने काम के नहीं हैं। ठीक है, अब न्यूज़ में क्यों है, इंदौर में सिरपुर लेक है, वो रामसर साइट है, रिकॉग्नाइज्ड एज वाटर बर्ड कॉन्ग्रीगेशन एंड इज़ बीइंग डेवलप्ड एज अ बर्ड सेंचुरी, और बर्ड सेंचुरी के जैसे उसको डेवलप किया जा रहा है। फिर उदयपुर की बात करें तो ये 5 मेजर वेटलैंड से सराउंडेड है, नेमली पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ठीक है, 5 मेजर वेटलैंड्स। फिर वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन की बात करते हैं तो वॉलेंट्री एक्रीडिएशन सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीज़ दैट वैल्यू देयर नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड पॉजिटिव पब्लिसिटी फॉर देयर एफर्ट्स। ये उरुग्वे में अप्रूव किया गया था COP12 ऑफ रामसर कन्वेंशन। 6 साल के लिए वैलिड है, मस्ट बी रिन्यूड फिलिंग ईच ऑफ द 6 क्राइटेरिया। सिग्निफिकेंस है, ये प्रमोट करता है कंजर्वेशन को एंड वाइज ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स, हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत धरोहर इनिशिएटिव ऑफ MOEFCC। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से न्यूज़ में है वो देखना है अपन को। तो IBPES इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये 2012 में बनी थी। इसका एम है स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर मेंबरशिप, इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है कंप्राइजिंग 147 मेंबर स्टेट्स, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर। सेक्रेटेरिएट ये कोई UN बॉडी नहीं है बट UNEP प्रोवाइड करता है इसको सेक्रेटेरिएट। रिपोर्ट्स और इंडाइसिस की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है डेफिनेशन में, इट इज़ अ फंडामेंटल सिस्टम वाइड शिफ्ट्स इन व्यूज़, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रैक्टिसेस। 4 प्रिंसिपल्स टू गाइड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, इक्विटी एंड जस्टिस, प्लूरलिज्म एंड इंक्लूजन, रेस्पेक्टफुल एंड रेसिप्रोकल ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स एंड एडेप्टिव लर्निंग एंड एक्शन। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर के प्रिजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल ईयर। Recently, UN has declared 2025 as the International Year of Glaciers Preservation. It was also announced that March 21 of each year will be celebrated as World Day for Glaciers starting in 2025. ठीक है, मार्च 21 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन की बात करें तो co-facilitated by UNESCO and World Meteorological Organization. Objective है to raise global awareness about the critical role of glaciers in the climate system and hydrological cycle
and the economic, social and environmental impacts in the Earth's cryosphere. फिर significance of glaciers की बात की जाए तो there are more than 2,75,000 glaciers in the world, covering an area of around 7 lakh square kilometer, which account for approximately 70% of the global fresh water. ठीक है, तो मार्च 21 को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाएंगे. फिर और कौन कौन से टर्म्स हैं यूज़ में, तो जियो इंजीनियरिंग का PYQ आ चुका है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. डन. ठीक है, तो जियो इंजीनियरिंग में क्या है, न्यू स्टडी एक्सप्लोर्स डायमंड डस्ट एज अ पोटेंशियल जियो इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी फॉर कूलिंग ऑफ प्लैनेट. तो डायमंड डस्ट क्या होता है वो देखेंगे. बेनिफिट्स क्या है डायमंड डस्ट की, एनहांस्ड प्रॉपर्टी है इसमें, ये लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट करता है इफेक्टिवली, रिमेन्स एयरबॉर्न लॉन्गर एंड इज लेस लाइकली टू क्लम्प टुगेदर इन एटमॉस्फेयर. सेफर अल्टरनेटिव है, अनलाइक सल्फर डाइऑक्साइड विच पजेसेस रिस्क्स लाइक एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लीशन, डायमंड डस्ट इज केमिकली इनर्ट. डायमंड डस्ट क्या है, केमिकली इनर्ट है. फिर जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो लार्ज स्केल इंटरवेंशन है अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम में विद एन एम ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने के लिए 2 मेन कैटेगरीज है जियो इंजीनियरिंग की. फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और दूसरा है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में क्या है, डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, uses chemical processes to capture and separate and then store CO2 directly from ambient air. Ocean fertilization में क्या है, addition of nutrients to enhance growth of phytoplankton that remove CO2. और solar radiation management में stratospheric aerosol injection, injecting reflective particles such as sulfate aerosols into stratosphere to reflect incoming radiation. और marine cloud brightening है जिसमें injection of salt spray into shallow marine clouds to brighten them, increasing their reflection of sunlight. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा. फिर आते हैं हम पॉल्यूशन की बात करते हैं. तो पॉल्यूशन में है ओजोन. ओजोन पढ़ेंगे, ओजोन का क्वेश्चन भी हमने कर चुका है, मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए लिख दिया है. 2019 का क्वेश्चन नंबर 12 है और 2015 का क्वेश्चन नंबर 8 है. ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू कॉग्निजेंस ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन which is a key air pollutant and a precursor to smog. अब देखते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या होती है. ओजोन क्या है, बेसिकली सबसे पहले एक वेरिएंट है ऑक्सीजन का जो 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है. इट ऑकर्स बोथ इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड एट ग्राउंड लेवल और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन. तो अर्थ्स एटमॉस्फेयर में दैट इज स्ट्रैटोस्फेयर में भी हो सकती है और ग्राउंड लेवल पे भी हो सकती है दैट इज ट्रोपोस्फेयर में. तो टाइप्स में देखो, एक है स्ट्रैटोस्फेरिक, एक है ट्रोपोस्फेरिक. तो टाइप्स में स्ट्रैटोस्फेरिक में सबसे पहले क्या है, नेचुरली ऑकरिंग होती है और प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. मतलब बेसिकली 10 किलोमीटर के ऊपर रहेगी, ठीक है, 50 किलोमीटर तक. ट्रोपोस्फेरिक में क्या होता है, नीचे 10 किलोमीटर में रहेगी. क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैन मेड एमिशंस, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है ये, और एयर पॉल्यूटेंट दैट हार्म्स ह्यूमन हेल्थ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम. फिर जेनेसिस कहाँ है, ये जेनेसिस देखा जाएंगे ग्राउंड लेवल ओजोन का. तो इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है विच इज़ फॉर्म्ड इन द ग्राउंड लेवल थ्रू द एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस इन द ट्रोपोस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फिर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या है, हाई टेम्परेचर एंड एमिशंस ऑफ प्रीकर्सर पॉल्यूटेंट्स, एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पीक O3 लेवल्स ऑकर इन समर. तो पीक O3 लेवल कब होते हैं, समर में होते हैं. सोर्सेज ऑफ प्रीकर्सर पॉल्यूटेंट क्या है, लार्जली व्हीकुलर एमिशन, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सेट्रा. फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, हैज सेट द फॉलोइंग नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर GLO. तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया है, ठीक है, हमने स्टैंडर्ड सेट किया है. तो उसमें 8 आर एवरेज क्या है, 100 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, और 1 आर एवरेज 1 आर लिमिट है 180 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. फिर स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं टू कंट्रोल द प्रिकर्सर ऑफ ओजोन. तो NOx और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन का एमिशन को देखते हैं अपन. तो BS6 व्हीकल्स रिड्यूस्ड NOx एमिशंस बाय अप टू 87% फॉर हैवी व्हीकल्स एंड 70 to 85% फॉर 2 व्हीलर्स. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो अंडर PM E-ड्राइव टू अचीव ज़ीरो व्हीकुलर एमिशंस. फिर रिवाइज्ड इंडस्ट्रियल एमिशन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर NOS एंड VOC स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर्स, थर्मल पावर प्लांट्स. वेपर रिकवरी सिस्टम की बात करते हैं तो इंस्टॉल्ड एट दिल्ली NCR पेट्रोल पम्प्स टू रिड्यूस VOC एमिशंस ड्यूरिंग रिफ्यूलिंग. ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन एयर पोल्यूशन. तो अर्बन एयर पोल्यूशन के ऊपर, ये पोल्यूशन के ऊपर हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया. 2017 का क्वेश्चन नंबर 6, 21 का क्वेश्चन नंबर 6 और 21 का क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है.
फिर अर्बन एयर पोल्यूशन में क्या है, एज पर वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन किसने रिलीज़ किया, यूएन हैबिटेट ने। अर्बन एयर पोल्यूशन अकाउंटेड फॉर 6.7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स इन 2019, तो उसके कारण प्री मैच्योर डेथ्स हो रही है। न्यूज़ में क्यों है, 6th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय IQ एयर फाउंड न्यू दिल्ली टू बी द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। क्या है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है इन द वर्ल्ड। 9 आउट ऑफ द 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड वर फाउंड टू बी लोकेटेड इन इंडिया। अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं जो बॉक्स में बना हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया था। 1 नंबर 1 कलर, मतलब नंबर रहेगा और कलर रहेगा और उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन रहेगा कि ये पॉल्यूटेड है कि नहीं। तो सबसे अच्छी गुड, फिर सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को देखते हैं, PM10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB। तो इसमें ध्यान रखना कि ये नहीं है, कौन सा, CO2 नहीं है, ठीक है। फिर रीजन्स ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन इन इंडिया क्या क्या है, मेट्रोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो उसमें लो रेनफॉल इन विंड्स, लो रेनफॉल इन सितंबर अक्टूबर एंड स्लगिश विंटर विंड्स कंट्रीब्यूट टू स्टैगनेंट पोल्यूशन लेवल्स इन नॉर्थ इंडिया। फिर एयर शेड डायनेमिक्स में क्या होगा, रीजनल एयर पोल्यूशन स्प्रेड्स थ्रू विंड पैटर्न्स। डस्ट स्टॉर्म की बात करें तो डस्ट फ्रॉम सहारा एंड थार डेजर्ट्स रिच इन नाइट्रेट्स कंट्रीब्यूट टू सरफेस ओजोन फॉर्मेशन। टोपोग्राफी देखें तो नदर्न इंडियाज लो लाइंग टेरेन ट्रैप्स पोल्यूटेंट्स विद द हिमालयाज ब्लॉकिंग डिस्पर्शन। टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करें तो विंटर कंडीशंस ट्रैप कूलर एयर नियर द ग्राउंड प्रिवेंटिंग पोल्यूटेंट डिस्पर्सल। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ जाएगा स्टबल बर्निंग। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, हाई व्हीकल डेंसिटी, अनसाइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल और इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब रिलेटेड न्यूज़ बॉक्स में देखो, एयर क्वालिटी डैशबोर्ड बाय ICIMOD, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट हैज़ अनवील्ड एन एयर क्वालिटी डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड में क्या रहेगा, ये कंबाइन करेगा ग्राउंड सेंसर डाटा को विद सैटेलाइट इमेजरी टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ एयर पोल्यूशन अक्रॉस लोकल, सब रीजनल और रीजनल स्केल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज यूज होंगे, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड सेंसर डाटा। इट इज़ पावर्ड बाय वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग मॉडल कपल्ड विथ केमिस्ट्री। This model reveals the alarming speed of PM 2.5 plumes across the region, including hotspots like Lahore, New Delhi and Kolkata. अब PM 2.5 और 10 की बात करें तो PM 10 क्या होता है, पार्टिकल्स दैट आर 10 माइक्रोन्स और लेस इन डायमीटर, 10 माइक्रोन्स और उससे कम रहेंगे। 2.5 में 2.5 माइक्रोन्स या उससे कम रहेंगे डायमीटर में, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। Ministry of Jal Shakti released annual groundwater quality report conducted by Central Groundwater Board for the year 2024, ठीक है। की बॉडीज़ कौन कौन सी इंडिया के ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में, तो पहला है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, दूसरा है सेंट्रल वाटर कमीशन, तीसरा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये एक्सप्लोर करती है और मॉनिटर करती है ग्राउंड वाटर को। फंक्शंस इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। रेगुलेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर और इसका हेडक्वार्टर है भूजल भवन, फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है। फिर अपन आते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। ये टेक्निकल बॉडी है फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट करती है विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। 3 विंग्स है इसके, डिज़ाइन एंड रिसर्च, रिवर मैनेजमेंट और वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स। फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इम्प्लीमेंट करती है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, रिस्टोर एंड मेंटेन्स वाटर क्वालिटी और एडवाइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। फिर की फाइंडिंग्स क्या है ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन इंडिया के बारे में वो देख लेते हैं। तो ग्राउंड वाटर यूजर्स देखते हैं। India is the largest user of groundwater and has the largest area under groundwater irrigation in the world. Groundwater का largest user है और largest area है groundwater irrigation का। 87% of the extracted groundwater is used in agriculture and 11% is used for domestic purpose, ठीक है। रिचार्ज की बात करें तो total annual groundwater recharge has increased substantially and extraction has declined in 2024 from 2017 assessment. Seasonal trends की बात करें तो electrical conductivity and fluoride levels indicate positive effects of monsoon recharge improving water quality, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड फ्लोराइड लेवल्स। फिर मेजर ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स कौन कौन से इंडिया में, तो नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है और सेलिनिटी है।
तो नाइट्रेट 40% लिमिट एक्सीड हो चुका है। अफेक्टेड स्टेट्स हैं राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और कॉज है एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़। फ्लोराइड बहुत अलार्मिंग लेवल्स पे पहुंच चुका है और अफेक्टेड स्टेट्स है राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर आर्सेनिक की बात करें तो अफेक्टेड स्टेट्स है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम और पंजाब। फिर यूरेनियम की बात करें तो अफेक्टेड स्टेट्स है राजस्थान और पंजाब। कॉज है जेमंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। फिर सैलिनिटी की बात करें तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेवल्स है। इसमें अफेक्टेड स्टेट्स है राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं ड्राफ्ट वाले, उसको देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 फॉर वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन। इसमें प्रोविजंस क्या क्या है? तो पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि एक्सपैंड कर रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर इशूड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। किस एक्ट के अंदर इशू किए गए हैं? EPA 1986। CPCB and SPCB are responsible for enforcing the pollution control guidelines, including the rules under the EPA. तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? CPCB और SPCB। इम्प्लीमेंटेशन डेट की बात की जाए तो दीज रूल्स आर सेट टू कम इन टू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 2025। की फीचर्स क्या है इसके? मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस। तो CPCB टू स्टैब्लिश सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एनुअल रिपोर्टिंग सिस्टम। फिर सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी टू ड्राइव सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, वेल CPCB shall ड्राइव एंड मॉनिटर द सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स। कोऑर्डिनेटिंग बॉडी कौन है? MOHUA। फिर वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सफाई कर्मचारी ऑथराइज टू फाइन वायलेटर्स एंड रिफ्यूज़ अनसेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन। तो वो मना कर सकते हैं, देखो आपने सेग्रीगेशन नहीं किया है तो हम कलेक्ट नहीं करेंगे। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। EPR covers all waste generators including bulk generators, environmental compensation based on polluter pays principle। फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत मैंडेटेड टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एनकरेजेस ऑन साइट वेस्ट प्रोसेसिंग, स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर लोकल बॉडीज़। अब अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, तो डेफिनेशन क्या है? एनी डिस्कार्डेड मटेरियल इंक्लूडिंग गार्बेज, ट्रैश एंड रिफ्यूज़, ये सब चीज़ आएंगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। कैटेगराइजेशन 6 तरीके से होगा: म्युनिसिपल, हैजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेडिकल, प्लास्टिक और कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर करंट स्टेटस की बात करते हैं तो टेरी के रिपोर्ट के हिसाब से एनुअल वेस्ट जनरेशन है 62+ मिलियन टन्स, कलेक्शन है 43 मिलियन टन्स और ट्रीटेड कितना होता है? सिर्फ 12 मिलियन टन्स। 62 में से सिर्फ 12 मिलियन टन ट्रीट होता है। रिमेनिंग 31 मिलियन टन्स डम्प्ड इनटू वेस्ट यार्ड, तो बाकी सब वेस्ट यार्ड में चला जाता है। की इनिशिएटिव्स क्या हैं प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को? तो इंडिया में हमने लिया है एक इनिशिएटिव स्मार्ट सिटी मिशन का। तो ओवर 60 cities आर मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट विद इंक्रीज टेक्नोलॉजी यूज़, इंप्रूविंग रूट मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन एंड डेली मैनेजमेंट। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, इसमें फेज़ 2 ऑफ द मिशन फोकसेज ऑन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एट द विलेज लेवल। फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करते हैं तो 2014 में लॉन्च हुआ फॉर साइंटिफिकली मैनेजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट थ्रू आउट इंडिया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एम्स टू अचीव अ गार्बेज फ्री स्टेटस फॉर ऑल अर्बन एरियाज बाय 2026। ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो UNEP इंटरनेशनल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी सेंटर है जापान में। इट्स वर्क फोकसेज ऑन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल वेस्ट सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चरल, बायोमास, प्लास्टिक्स, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी रूल्स। ठीक है। एक बार देखो ये डबल हाईलाइट हो गया है। मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी रूल्स। MOEFCC has introduced new rules for conducting inquiries and imposing penalties on polluters after the Supreme Court's pollution order। इंक्वायरी होल्ड करना और पेनाल्टीज इम्पोज करने के से रिलेटेड है। न्यू रूल्स क्या है? कंप्लेंट्स अगेंस्ट वायलेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कैन बी इनिशिएटेड बाय की बॉडीज इंक्लूडिंग SPCB, CPCB, pollution control committees and others. In cases of jurisdictional issues, adjudicating officers may transfer a case to appropriate authority. अब इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी क्या होगा? By designated adjudicating officer within 30 days
as per Section 15C of Environmental Protection Act. Violators are given at least 15 days to reply and may be asked to appear in person. Timely resolution क्या है? Inquiries to be completed within 6 months from the notice date. अब रिलेटेड न्यूज़ देख लो बॉक्स में, तो उसमें है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नोटिफाइड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी रूल्स 2024. अब इसमें क्या है रूल्स में? द रूल्स कम इन द बैकड्रॉप ऑफ अमेंडमेंट्स wherein offences and violations of the act were decriminalized, replacing them with penalties. It had also allowed the centre to appoint authorized officers to adjudicate offences, violations and determine penalties. Significance है reduce the burden on the judicial system, encourage compliance throughout physical disincentives. ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है WEF ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप. ठीक है. Recently, new members including Angola, Bangladesh, Gabon, Guatemala, Kenya, Senegal, Tanzania joined GPAP, that is Global Plastic Action Partnership. अब ये पार्टनरशिप में क्या है? लॉन्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट. कब? ड्यूरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट के टाइम लॉन्च किया था 2018 में ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. प्लास्टिक पिलर ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी एंड फ्रेंड्स ऑफ ओशन एक्शन. प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं? 25 इंक्लूडिंग महाराष्ट्र है. इंडिया से कौन है? महाराष्ट्र. ऑब्जेक्टिव है एक्सेलरेट ग्लोबल रिस्पॉन्स टू प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस, एडवांस सर्कुलर प्लास्टिक्स